फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन पे भी दबा के आपको ऑल पे कर लेना है, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और जितना भी हम आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित बताएंगे, जो आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, डी ऑप्शन है समतल लेंस। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। तो ये मानव नेत्र है और ये क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यही है नेत्र लेंस। और ये जो नेत्र लेंस होता है ये कौन सा लेंस होता है, तो ये उत्तल लेंस होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन है रेटिना या इसे ही दृष्टिपटल बोला जाता है, बी ऑप्शन है आइरिस, सी ऑप्शन है नेत्र गोलक, डी ऑप्शन है कार्निया। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना या दृष्टिपटल पर बनता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये वाला भाग है यही क्या है, रेटिना, जिसे हम लोग दृष्टिपटल बोलते हैं। और जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि मानव नेत्र पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है उल्टा छोटा और वास्तविक, बी ऑप्शन है उल्टा बड़ा और काल्पनिक, सी ऑप्शन है सीधा छोटा और वास्तविक, डी ऑप्शन है सीधा बड़ा और काल्पनिक। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वस्तु है और इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो हमेशा रेटिना पर बनेगा। और जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनेगा वो तो उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। और जो भी प्रतिबिंब उल्टा बनता है वो वास्तविक होता है। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा, एक तो उल्टा बनेगा और वस्तु से हमेशा उसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 4 नंबर प्रश्न है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है रेटिना, बी ऑप्शन है आइरिस, सी ऑप्शन है नेत्र गोलक, डी ऑप्शन है कार्निया। यहाँ पे आपको बताना है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है, तो कार्निया दिया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो ये भाग होता है यही कार्निया होता है और इसी का दान होता है, जो दूसरे आदमी में लगाया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो यही नेत्रदान में अगर पूछे कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान दिया जाता है, तो हमेशा कार्निया वाला भाग दान में दिया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि पुतली को नियंत्रित कौन करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है रेटिना, बी ऑप्शन है आइरिस, सी ऑप्शन है नेत्रगोलक, डी ऑप्शन है कार्निया। यहाँ पे आपको बताना है कि पुतली को नियंत्रित कौन करता है, तो पुतली को नियंत्रित आइरिस करता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर और 6 नंबर प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये बोर्ड परीक्षा के लिए, तो इसे आपको याद कर लेना है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ए ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर,
बी ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है अनंत। यहाँ पे आपको बताना है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि स्पष्ट देखने की दूर बिंदु कितनी होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि स्पष्ट देखने की दूर बिंदु कितना होता है। ए ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है अनंत। यहाँ पे आपको बताना है कि स्पष्ट देखने की दूर बिंदु कितना होता है, तो अनंत होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। दो प्रश्न आते हैं बोर्ड परीक्षाओं में, एक आता है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, और स्पष्ट देखने की दूर बिंदु कितना होता है, तो अनंत होता है। इन दोनों प्रश्न को आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। और 8 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि जब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे तो नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष हुआ है। ए ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, बी ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष, सी ऑप्शन है अबिंदुकता, डी ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष। यहाँ पे आपको बताना है कि जब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे तो नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष हुआ होता है, तो दूर दृष्टि दोष हुआ रहता है। इसे आपको याद रखना है। थोड़ा सा ये उल्टा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे प्रश्न है कि जब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे तो नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो दूर दृष्टि दोष होता है। और जब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे तो कौन सा दोष होता है, तो निकट दृष्टि दोष होता है। थोड़ा सा ये उल्टा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं जो ये बुक है ये एकदम यहाँ पे आई यानी आंख के एकदम नजदीक है, लेकिन इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है ये रेटिना पे ना बन के रेटिना के कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बाहर बन रहा है। तो जो ये पास रखी वस्तु है इसे ये नहीं देख सकेगा, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। जो दूरदृष्टि दोष होता है इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। थोड़ा सा ये उल्टा होता है, इसे आपको याद रखना है। ऐसे आप लोग उल्टा याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि जब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे तो नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, बी ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष, सी ऑप्शन है अबिंदुकता, डी ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष। यहाँ पे आपको बताना है कि जब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे तो नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष हुआ है, तो निकट दृष्टि दोष हुआ है। इसे आपको याद रखना है। थोड़ा सा उल्टा होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि जब दूर की वस्तु और नजदीक की वस्तु दोनों स्पष्ट दिखाई न दे तो उसे कौन सा दोष कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, बी ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष, सी ऑप्शन है अबिंदुकता, डी ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब दूर की वस्तु और नजदीक की वस्तु दोनों स्पष्ट दिखाई न दे तो उसे कौन सा दोष कहते हैं, तो उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि जब एक ही वस्तु कई जगहों पर दिखाई पड़े तो नेत्र का कौन सा दोष होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब एक ही वस्तु कई जगहों पर दिखाई पड़े तो नेत्र का कौन सा दोष होता है। तो ए ऑप्शन है यहाँ पे निकट दृष्टि दोष, बी ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष, सी ऑप्शन है अबिंदुकता, डी ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अबिंदुकता बोलते हैं। इसे आपको याद रखना है। नहीं यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, निकट दृष्टि दोष में हमेशा दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी, दूर दृष्टि दोष में हमेशा निकट की वस्तु साफ दिखाई देगी, और अबिंदुकता में एक ही वस्तु कई जगहों पे दिखाई देगी, और जरा दृष्टि दोष में न नजदीक की वस्तु साफ दिखाई देगी और न ही दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी। तो इसे आपको यहाँ पे याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे देख लीजिए 12 नंबर प्रश्न, और 12 नंबर भी प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछा गया कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, डी ऑप्शन है समतल लेंस। यहाँ पे आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जिन व्यक्ति का आंख स्पष्ट होता है यानी
अच्छा होता है, स्वस्थ होता है, उसका प्रतिबिंब यहाँ पे रेटिना पे बन जाता है। लेकिन जिनके आंख में प्रॉब्लम होता है और निकट दृष्टि दोष होता है तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है ये रेटिना पर न बनकर यहाँ पे आंख के बीचों बीच बन जाता है, यानी रेटिना से पहले बन जाता है। इसीलिए उसे उस वस्तु को उसे देखने में कठिनाई होती है, नहीं देख पाता है स्पष्ट। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, उसके चश्मे में अवतल लेंस लगा दिया जाता है और जो ये प्रतिबिंब होता है जो पहले रेटिना से पहले बनता था वो रेटिना पे जाके बनता है। तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो हमेशा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर, और 13 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस का, बी ऑप्शन है अवतल लेंस का, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस का, डी ऑप्शन है समतल लेंस का। यहाँ पे आपको बताना है कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये एक स्वस्थ आंख है जिसका प्रतिबिंब यहाँ पे रेटिना पे बन रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि ये इस जो नेत्र है इसमें दोष है, यानी इसमें दूर दृष्टि दोष है ये नेत्र में, तो इसका प्रतिबिंब देखिए यहाँ पे रेटिना पर न बनकर रेटिना के यहाँ पे बाहर बनता है। और जब भी प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बनेगा किसी भी वस्तु का तो वो वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो इसीलिए दूर दृष्टि दोष को यहाँ पे दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, चश्मे में। तो चश्मे में यहाँ पे अवतल लेंस का, यहाँ पे उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो वो जो वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब यहाँ पे रेटिना पे बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, इसे आपको याद रखना है। और दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो इसे आपको दोनों को ही याद रखना है। और दोनों ही प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, डी ऑप्शन है बाइफोकल लेंस। तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। नहीं यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि अबिंदुकता दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस का, बी ऑप्शन है अवतल लेंस का, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस का, डी ऑप्शन है समतल लेंस का। यहाँ पे आपको बताना है कि अबिंदुकता दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसका बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, सिलेंड्रिक लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। और 16 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, बी ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण के कारण, सी ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, तो क्यों आते हैं, तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से होता है, इसे आपको याद रखना है। नहीं यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दोष कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दोष कहते हैं। ए ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष, बी ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, सी ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष, डी ऑप्शन है मोतियाबिंद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष कहते हैं, तो उसे मोतियाबिंद कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है हरा, सी ऑप्शन है ब्लू, डी ऑप्शन है बैगनी। यहाँ पे आपको बताना है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो
तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। नहीं, यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो रेड कलर है ये सबसे ऊपर होता है और जिसका भी तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है तो उसका झुकाव सबसे कम होता है। और एक प्रश्न ये भी आता है कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, तो बैगनी कलर का जो तरंगदैर्ध्य होता है उसका सबसे कम होता है और जिसका भी तरंग सबसे कम होगा उसका झुकाव सबसे अधिक होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो रेड कलर का झुकाव है इसका कम है और जो बैगनी कलर का झुकाव है इसका सबसे अधिक है। तो जिसका तरंगदैर्ध्य अधिक होगा उसका झुकाव कम होगा और जिसका तरंगदैर्ध्य कम होगा उसका झुकाव सबसे अधिक होगा, ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, तो यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं कि बैगनी का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जिसका तरंगदैर्ध्य कम होगा इसका झुकाव भी क्या होगा, अधिक होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बैगनी का तरंगदैर्ध्य सबसे कम है और इसका झुकाव भी अधिक है, और लाल का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होगा और तरंगदैर्ध्य जब सबसे अधिक होगा तो उसका झुकाव कम होगा, ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विचलन का अर्थ हुआ झुकाव, तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है हरा, सी ऑप्शन है पीला, डी ऑप्शन है बैगनी। यहाँ पे आपको बताना है कि किस रंग का विचलन यानी किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, अगला प्रश्न यहाँ पे 21 नंबर और 21 नंबर भी प्रश्न यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम विचलन किस रंग का होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम विचलन यानी सबसे कम कौन सा रंग झुकता है, तो लाल रंग सबसे कम झुकता है, यानी लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, इसे आपको याद रखना है। और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न देखिए कि इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है बैगनी, सी ऑप्शन है नीला, डी ऑप्शन है पीला। यहाँ पे आपको बताना है कि जब आकाश में इंद्रधनुष निकलता है तो उसमें सबसे बाहर कौन सा रंग होता है। ये रहा हमारा सबसे बाहरी आवरण, तो इस सबसे बाहरी आवरण में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है, तो ये लाल रंग दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी आता है कि इंद्रधनुष में सबसे अंदर कौन सा रंग होता है, तो सबसे अंदर रंग यहाँ पे बैगनी होता है, तो ये साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर और 23 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए कि इंद्रधनुष में सबसे अंदर कौन सा रंग दिखाई देता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इंद्रधनुष में सबसे अंदर कौन सा रंग दिखाई देता है, तो हम आपको बता चुके हैं अंदर कौन सा रंग दिखाई देता है, तो बैगनी दिखाई देता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इंद्रधनुष में सबसे बाहरी कौन सा रंग होता है, तो लाल रंग होता है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। ए ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, बी ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण के कारण, सी ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, डी ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। देख सकते हैं यहाँ पे जो आकाश है ये नीला नीला दिखाई देता है, तो ये नीला किस कारण से दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रकीर्णन किसे कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन तो जब प्रकाश की किरणें वायु में उपस्थित धूल कण से टकराकर वायुमंडल में चारों तरफ फैल जाती है, इसे ही हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसीलिए जो हमारा आकाश है वो नीला दिखाई देता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न की एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है 5,
बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 3। यहाँ पे आपको बताना है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, यानी उसके फलकों की संख्या बताना है कि एक प्रिज्म के कितने फलक होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रिज्म है, इसका जो सतह है यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 और ये 4 और ये एक बाहर वाला 5। यहाँ पे देख सकते हैं कितने यहाँ पे फलक है, तो प्रिज्म के कितने फलक होते हैं, तो 5 फलक होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक ये और एक ये, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका 5 से जो फलक होता है इसे आपको याद रखना है कि एक प्रिज्म के कितने सतहों से घिरे होते हैं या कितने फलक होते हैं, तो 5 फलक होते हैं, इसे आपको याद रखना है। और जो प्रिज्म का अपवर्तन कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, तो ये कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न की सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश लाल दिखाई देता है क्यों। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूर्योदय हो या सूर्यास्त हो उस समय जो हमारा आकाश होता है वो लाल लाल दिखाई देता है, नीला नहीं दिखाई देता है। तो किस कारण से दिखाई देता है। ए ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, बी ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण के कारण, सी ऑप्शन है वायुमंडलीय प्रकीर्णन के कारण, डी ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश लाल दिखाई देता है, तो किसके कारण से दिखाई देता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से दिखाई देता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न की मृगमरीचिका किस कारण से बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मृगमरीचिका किस कारण से बनता है। ए ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से, बी ऑप्शन है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण से, डी ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मृगमरीचिका किस कारण से बनता है। तो जो मृगमरीचिका क्या होता है, सबसे पहले समझ लीजिए, जो रेगिस्तान होता है उसमें जब गर्मी का दिन होगा तो आप लोग अगर रेगिस्तान में जाइएगा तो वहां पे लगेगा कि कुछ दूर बाद वहां पे पानी है, लेकिन जब आप वहां पे जाइएगा तो वहां पे पानी नहीं होगा। फिर वहां से दिखाई देगा कि यहाँ पे पानी है कुछ दूर बाद, फिर वहां पे जाइएगा तो वहां पे पानी नहीं होगा। वो क्या होता है, एक प्रकाशीय भ्रम होता है, लगता है कि वहां पे पानी है लेकिन वहां पे पानी नहीं होता है। इसे ही मृगमरीचिका कहते हैं, जो एक प्रकाशीय भ्रम होता है। और ये किसके कारण से बनता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से बनता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। मृगमरीचिका किस कारण से बनता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से बनता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न की जब प्रकाश की किरण किसी कण से टकराकर चारों तरफ फैल जाती है तो उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये हम आपको बता भी चुके हैं। ए ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, डी ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पे आपको बताना है कि जब प्रकाश की किरण किसी कण से टकराकर चारों तरफ फैल जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी कण से टकराकर चारों तरफ फैल जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे सी वाला होगा। यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी कण से टकराकर चारों तरफ फैल जाती है उसे क्या कहते हैं, तो प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा पे खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चंद्रमा पे खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है, और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है नीला, सी ऑप्शन है पीला, डी ऑप्शन है काला। यहाँ पे आपको बताना है कि चंद्रमा पे खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो आकाश काला दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, डी ऑप्शन है उत्तल दर्पण। यहाँ पे आपको बताना है
कि सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। ए ऑप्शन है नीला, बी ऑप्शन है पीला, सी ऑप्शन है लाल, डी ऑप्शन है काला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। तो हम आपको बता चुके हैं नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसीलिए जो हमारा आकाश होता है वो नीले रंग का दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से दिखाई देता है और उसमें नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो ये था हमारा 31 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है। ए ऑप्शन है धन आवेश, बी ऑप्शन है ऋण आवेश, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आपको ए बी सी ऐसे कमेंट करके नहीं बताना है, पूरा जो आंसर होगा उसका पूरा नाम लिख के आपको बताना है। तो ये आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।